शामिद कहते हैं मैं असदुल्ला खान हूँ। हमने अपने इस प्रोग्राम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बारहा आवाज़ बुलंद की है, उनके मसाइल पर बात की है, उनके मसाइल कहाँ पर जाकर अटक जाते हैं उन पर बात की है, क्या रुकावटें हैं उन पर हम बार बार अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे हैं। और हम ये देखते थे कि जितने भी इदारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की बात करते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ कमीशन पंजाब हो या ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान हो, मुख्तलिफ इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं, हम देखते थे कि वो इस केस को अदालत तक तो ले जाते थे, लेकिन फिर हम देखते थे कि अदालत में आकर मामला अटक जाता था। और जाहिर है जब मैटर सब्जुडिस हो जाता है तो फिर पुलिस भी कहती है कि जी मामला कोर्ट में है, ओवरसीज कमीशन पंजाब भी कहता है कि जी मामला तो कोर्ट में है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और फिर कोर्ट पर इतना ज़्यादा दबाव मुख्तलिफ केसेस का रहता है कि वो एक लंबे अरसे तक केस चलता है और मसला हल होने में नहीं आता। यही वजह है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में बात करते थे तो माहिरीन का ख्याल था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलग से अदालतों का क़याम अमल में आना चाहिए, और इसकी ज़रूरत पर हमारे माहिरीन बार बार जोर देते रहे। अब अच्छी बात यह है कि, और ये एक बड़ी खबर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है, और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो इन अदालतों में देखे जाएंगे। अब ये कितना बड़ा फैसला है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना स्पीडी जस्टिस मिलेगा, रफ्तार कितनी बेहतर होगी, और वो जो साल तक केसेस लटके रहते थे उन पर अब क्या बेहतरी आएगी, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे यूके के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। सॉलिसिटर इनाम राना साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका भी। और बैरिस्टर शमशेर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे कुछ देर में, उनसे बात करेंगे। लेकिन वसीम अख्तर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये फैसला कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ी, और अब आप कितने होपफुल हैं कि इससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके मसाइल हल करने में कितनी मदद मिलेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो कोर्ट्स का इशू है, हम काम तो ऑब्वियसली 3 साल से कर रहे थे, तो चीज़ें आ जाके कहीं ना कहीं जो हैं कोर्ट्स के मामला जब जाते थे तो वहाँ डिले हो जाते थे। हम तकरीबन 2.5 ईयर्स से हम कोशिश कर रहे थे। पहले हमने जो साबका चीफ जस्टिस ऑनरेबल शमीम अहमद खान साहब थे, उनसे मुलाकात की, उनसे 3-4 मुलाकातों के बाद उनको कन्विंस किया, तो उन्होंने नॉमिनेटेड कोर्ट्स ओवरसीज़ की बना दी थी। वो नॉमिनेटेड कोर्ट्स ऐसे थी कि जो सीनियर सिविल जज था हर डिस्ट्रिक्ट का, वो दूसरे केसेस भी सुनता था, साथ ओवरसीज़ के केसेस जो है वो जो ओवरसीज़ के रूल्स तय हुए थे कि वो फास्ट ट्रैक होंगे उसके तहत सुने जाते थे, लेकिन स्टिल उसमें डिले आ रही थी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर शमीम खान साहब चेंज हुए, उसके बाद जस्टिस कासिम साहब जो हैं वो आ गए। हम उनसे भी हमारी कुछ 4-5 मीटिंगें हुई, उन्होंने भी मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर निकाले सारे जजेस को इस सारे सिस्टम को तेज़ करने के लिए। तो मीनवाइल हम जो है ओपीसी एक्ट जो 2014 है उसमें लेजिस्लेशन भी करवा रहे थे। सारे इस पे जो सिस्टम है इसके पैरेलल जो है वो लेजिस्लेशन भी चल रही थी। तो वो जो लास्ट दिसंबर में हमने उसका ऑर्डिनेंस करवा लिया था, उसमें हमने ये डाला हुआ था कि जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट वो ओवरसीज़ कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नई जो स्पेशल कोर्ट्स होंगी। तो उसके लिए हम उसके बाद हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई जुडिशरी से। उसमें ऑब्वियसली फिर ओवरसीज़ कोर्ट्स के लिए एक पूरा नया एक्ट चाहिए था, तो उसकी जो जिम्मेदारी जो साबका चीफ जस्टिस थे जस्टिस कासिम खान साहब, उन्होंने जस्टिस जवाद साहब हैं जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई। उनकी एक पूरी टीम थी जो सर्च टीम है, उसमें कुछ 15 के करीब जजेस हैं। उनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की मुसलसल मीटिंग्स होती रहीं, जिसमें सारा ये मुख्तलिफ मुल्कों के जो सारे कवानीन चेक किए गए कि अगर ओवरसीज़ की कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो किस तरह काम करेंगी। उसके बाद एक जो मसवदा फाइनल किया गया, तो उस मसवदा फाइनल करने के बाद जो है फिर गवर्नर साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई, उसमें सेक्रेटरी लॉ भी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की टीम भी थी। तो उसको जो चीज़ें फाइनल की गई फिर गवर्नर साहब को सारा वो उनके मीटिंग के करके उनको सारा वो उनकी टीम को चेक करवाया गया। उसके बाद ऑब्वियसली हमने फिर उसकी एक समरी मूव की, जो सीएम साहब से हमें मंजूरी चाहिए थी, वो समरी हमने सीएम ऑफिस थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सीएम ऑफिस, सीएम साहब की अप्रूवल के बाद फिर ऑब्वियसली हमने वो लॉ के साथ दोबारा बैठ के उसकी जो वेटिंग की और उसको आईएनसी में भेजा, वहाँ से फिर लेजिस्लेटिव कमेटी में। तो
लेजिस्लेटिव कमेटी की 3 दिन पहले मीटिंग थी, उसमें टेंटिवली जो है ये प्रिंसिपली अप्रूव्ड कर दिया है। 1-2 चीज़ें हैं जो ज़ेली कमेटी में आगे को 1-2 चीज़ों का एतराज़ था, वो जो ज़ेली कमेटी की मीटिंग है नेक्स्ट वीक, उसमें वो इंशाल्लाह दोबारा हम बैठ के वो तो क्लियर वसीम कर साहब, लेंगे। ये अब तो इसका हर फायदा जिले ये में होगा, एक तो अदालत होगी जी, हर जिले में एक अदालत बनाई जाएगी, यानी जी कि पंजाब में कुल अदालतों की तादाद जो है वो 36 होगी। जी, इसका हमने जो लेजिस्लेशन है वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, लेकिन ऑब्वियसली साथ हमने रखा हुआ है कि ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब की कंसल्ट उन्होंने ही करना है, उनकी कंसल्ट से सारा चलना है। तो हमारा इनिशियली प्लान ये है कि जिन एटलीस्ट डिवीजन लेवल पे जो है वो सेटअप कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ 3000 केसेस पेंडिंग है जो ओवरसीज़ के मुख्तलिफ कोर्टों में सिविल के मैटर्स पेंडिंग है। तो इनिशियली डिवीजन लेवल पे करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर मजीद जरूरत हुई तो फिर हम उनसे मीटिंग करके मजीद जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन अप्रूव जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमने करवाया है। कितनी तादाद होगी फिर? सेकंडली मैं आपको बताता हूं कुल तादाद क्या रहेगी पंजाब में? ऑब्वियसली पंजाब में अगर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली 36 होंगी, अगर डिवीजन लेवल पे है तो फिर 9 होगी इंशाल्लाह। और केसेस भी मैंने बताया कि 3000 केसेस हैं ऑल टुगेदर पूरे पंजाब में। और एक मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि हमने किया क्या है। हमने ऑब्वियसली एक हाई कोर्ट की एक पूरी रिसर्च टीम साथ बैठी थी, सेक्रेटरी लॉ साथ थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साथ थे, जब ये सारा मसवदा तैयार किया गया है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फास्ट ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी कि केसेस को फास्ट ट्रैक हल किया जा सके। उसमें जो सबसे बड़ा इशू था कि ओवरसीज जो पाकिस्तान आ नहीं सकते, वो अपने केसेस जो हैं ऑब्वियसली पीछे वुकला करते थे और उनके रिश्तेदार जो डील करते थे, उनको जब आना पड़ता था, टिकटों के इश्यूज, फिर सम टाइम सीटें नहीं टाइम पे मिलती थी, तो बहुत सारी तारीखें आगे पीछे पड़ती थी। तो अब ये जो ओवरसीज कोर्ट्स होंगी ये ई कोर्ट्स होंगी, इनमें सारा इक्विपमेंट लगा होगा। जो कंप्लेनेंट हैं वो अपना सारा केस वीडियो लिंक के थ्रू अपने केस की कार्रवाई भी देख सकेंगे और साथ उनके अगर बयान की जरूरत है तो वो अपना बयान भी जो है और इसके साथ साथ जो आगे चले मैं आपसे वसीम अख्तर साहब इस पर मजीद बात करता हूं, इसके तरीक़ेकार पर मैं इसके तरीक़ेकार पर आपसे मजीद बात करता हूं, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को जरा गुफ्तगू में आप इजाज़त दें तो शामिल कर लेता हूं। सोलिसिटर इनाम राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम राना साहब, ये 6 महीने का वक्त मुकर्रर किया गया फास्ट ट्रैक के कि आप 6 महीने में इस केस को का फैसला सुनाएंगे। आप इसमें क्या देखते हैं, इसकी आप इसको प्रैक्टिकली 6 महीने में होता हुआ देखते हैं? क्योंकि हम कानून के मुताबिक तो नैब का भी 1 महीने में रिजल्ट आना ज़रूरी होता है, लेकिन साल गुजर जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हम देख रहे हैं कि कई साल हो गए हैं, अभी केस चल रहा है। तो आप कैसे इसको प्रैक्टिकली स्पीकिंग 6 महीने में आप देखते हैं केस निमटता हुआ, सिविल मामला खास तौर पर? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे जो प्लेटफॉर्म देने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड। मैं वसीम साहब की एफर्ट्स की बहुत कदर करता हूं और आई मस्ट अप्रिशिएट जो वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। लेकिन मेरी देखिए, मैं पाकिस्तान में भी वकालत करता हुआ आया था यहाँ पर, और अभी भी मैं क्लाइंट्स के लिए पाकिस्तान में केसेस परसू करता हूँ जाके यहाँ से भी। हमें कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी भी उनकी देखनी है। बयान की हद तक ये बहुत अच्छा फैसला, इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स वी हैव टू लुक इनटू। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक आप कह लीजिए कि एक अफसानवी किस्म की या ख्वाहिश कह लीजिए कि अगर हम कहें कि हम 6 महीने में एक सिविल केस को निपटा लें। सिविल केस पूरी दुनिया में कहीं पे भी 6 महीने में निपटाया नहीं जा सकता। उसके अंदर बहुत सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर बयानात होने होते हैं, एग्जामिनेशंस होनी होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज बिलाशुबा वो बहुत सफ़र करते हैं। देखिए, उनके कई मसाइल हैं। उनका मसला सिर्फ और सिर्फ बयान रिकॉर्ड करवाना ही तो नहीं है, उनका मसला रिप्रेजेंटेशन भी है, उनका मसला स्पीडी ट्रायल्स के अलावा डिफरेंट बाकी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हैं। अब हम जब इसी इशू को लेकर चलते हैं, मुझे यकीन है वसीम साहब और उनकी टीम उसको लाजमी देख रहे होंगे, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कोशिशें करेंगे। लोकल लॉयर्स को हायर करना पड़ता है। लोकल लॉयर्स कितने कोऑपरेटिव होंगे या होते हैं या वो क्या करते हैं, ये मेरे ख्याल से वसीम साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। गवर्नर साहब खुद यहाँ पे एमपी रहे हैं, वो यहाँ के लोगों के मसाइल से वाकिफ है, वो भी जानते हैं कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी वहाँ पर इंस्ट्रक्ट करते हैं लॉयर्स को, लोकल लॉयर्स को, फिर वो बेचारे उनके पीछे भागते रहते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि
इफेक्टिव लिटिगेशन के लिए यहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने लोकल ब्रिटिश बेस्ड लॉयर्स के थ्रू अगर मैटर्स को परसू कर सकें। नंबर 2 के ऊपर जहाँ ई कोर्ट्स का वसीम साहब ने हवाला दिया, उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज आप देखिए। 36 अजला हैं पंजाब के। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के तमाम अजला में बिजली और इंटरनेट की फराहमी इतनी अच्छी है कोर्ट की हद तक कि हम कह सकें कि वो ई कोर्ट्स जो हैं बहुत इफेक्टिवली काम कर रही होंगी। ब्रोकन लिंक्स होंगे या डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, वो भी वक्त के साथ हल हो सकती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर आइडेंटिफिकेशन का है। मुझे अभी तक की गुफ्तगू में भी और जितना प्रोग्राम से कबल जब अवान साहब ने मुझे हुक्म किया तो मैंने थोड़ा सा उसे देखा भी डिटेल में जाके, मुझे कहीं पे नहीं नज़र आया कि जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे उनका वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होगा। अगर आप उनको घर बैठे हुए ई कोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन सिस्टम, तो मेरे ख्याल से वो इटसेल्फ एक लकूना क्रिएट कर देगा और बहुत सी प्रॉब्लम जन्म लेंगे। सो शायद अगर इसकी जगह पाकिस्तान के हाई कमीशन या लोकल जो कमीशन हैं उनके अंदर अगर जाके कोई कोर्ट रूम कह लीजिए या ई कोर्ट रूम मौजूद हो और वहाँ पे वो प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद अपने बयानात वगैरह करवा सकें, तो शायद वो एक ज़्यादा बेहतर अमल होगा। इसके अलावा लोकल कोर्ट्स के अंदर फिर कोई बात आ जाती है कि आपने मुझे कहा कि क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि 6 माह के अंदर इसका हो सके। पाकिस्तान में सर्टेन एप्लीकेशन है सीपीसी में अभी भी 711 और तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो केस को डिले की तरफ ले जाती हैं। तो सीपीसी में क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं या लाई जा रही, वो जाहिर है सीपीसी में पंजाब की हद तक लाई जाएंगी या पूरे पाकिस्तान की हद तक लाई जाएंगी। सो इसमें बहुत सी चीजें भी देखें, लेकिन अच्छी बात है कि कदम तो उठाया गया। ठीक है, चलेंगे। आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, मेरे ज़हन में भी हैं, ये तो इनका जवाब तो वसीम अख्तर साहब ही देंगे, लेकिन मैं गुलाम हुसैन अमान साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं, मगर एक ब्रेक आ गई है। पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, गुलाम हुसैन साहब से बात करके फिर वसीम अख्तर साहब के सामने ये सारे क्वेश्चंस रखते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये कोर्ट्स की बात हो रही है जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, कितनी उम्मीद जागी है वहाँ पर मौजूद लोगों की के दिल में इस खबर के सुनने के बाद कि क्या उनके मसाइल हल होंगे, या फिर उनके जहन में भी बहुत सारे भाम हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि ये उनके लिए फैसला कितना इंपॉर्टेंट है। क्या फीडबैक आया है इस खबर के बाद जनरली? बहुत शुक्रिया असद। देखिए, हमने ये खबर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ अपने टीवी चैनल पर यहाँ पर चलाई 92 पे, और यकीन करें इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया इस खबर का कि लोग बार बार मुझे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे, और ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि ओपीसी को भी पूछ रहे होंगे, इनको भी जो है वो लोग सोशल मीडिया पे बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये काम जो कई साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ज़ाहिर है जैसे आगे वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि लोग एक तो इतना यहाँ से ट्रैवलिंग ज़ाहिर है एक्सपेंस खर्च कर जाते हैं, वहाँ पर कई होटल्स में रहते हैं, कोई कहाँ पर रहते हैं, तो उसके बावजूद जो है वो बेचारे फिर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो अगर उनको उम्मीद तो रखनी चाहिए कि भाई इससे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी ताख़ीर होती है तो कम अज़ कम वो जो उनकी हैसल थी पाकिस्तान जाकर इतना आके वापस कोसना, फिर सबको जो है वो बुरा भला कहना सिस्टम को, कम अज़ कम उससे तो वो बच जाएंगे। और वैसे भी तो हमें रखनी चाहिए कि अगर ये 6 माह का इन्होंने टाइम सेट फ्रेम किया है, तो इसके अंदर अगर हो जाए, अगर 2-4 एग्जांपल ऐसी हमें स्टार्टिंग के अंदर मिल जाए कि जो भी केसेस हैं, तो मेरा ख्याल है ये ना सिर्फ ओपीसी के लिए बल्कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी जो है वो बहुत बड़ी नेक नामी का बाइस बनेगा। और ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, चाहे वो बरतानिया में है चाहे यूरोपीय किसी कंट्री में है, अगर उनको इस सिस्टम से रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो यकीन करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और वो समझेंगे कि अगर हुकूमत ने पहली दफ़ा उनके लिए कोई अच्छा काम किया है तो वो ये है। क्योंकि इससे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर बातों की हद तक तो बहुत काम होते रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि
डेस्क भी बड़े बनते हैं, डिपार्टमेंट बड़े बनते हैं, और ओपीसी जब से बना है बहुत सारे लोगों के काम हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे सामने हमें फ़ोन करते हैं, बताते हैं जी कि उनका मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और ज़ाहिर है जब हम ओपीसी से बात करते हैं, वसीम अख्तर से या इनकी टीम से बात करते हैं, तो उनके पास भी ज़ाहिर है ये बात होती है कि जी चूँकि जो केस सब्सिडाइज है, जो अदालत के अंदर है, वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, या कई ऐसी हर्डल्स होती हैं जो कि शायद इनके दायरा इख्तियार में नहीं आती। लेकिन ये कम से कम ये फोरम अब ओपन हो गया है। जब अगर किसी को ऑनलाइन के ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए एक्सेस होगी तो वो एक खुलकर अपनी कम से कम मुद्दा तो बयान कर सकता है ना। वहाँ पर तो अदालतों के अंदर तो आप जाते हैं तो दूसरा फरीक डेट लेके आगे चला जाता है, तो आपकी सुनवाई नहीं होती, बल्कि आप बात ही नहीं कर सकते। तो कम से कम अब जब जिसको भी यहाँ पर मदऊ किया जाएगा, और उसका मेरा ख्याल अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म मुझे नहीं पता अभी तय हुआ कि नहीं, वसीम अख्तर साहब से भी हम पूछेंगे कि जो लेट से बरतानिया से अगर कोई बंदा वीडियो लिंक के जरिए होगा, क्या वो अपने घर से होगा या एम्बेसी के अंदर जाकर उसकी प्रॉपर एक शनाख्त करके फिर इसको बिठाया जाएगा, फिर वो अपने मुद्दा बयान करेगा। और इसके अलावा एक और चीज भी पूछनी है, ठीक है, शनाख्त कैसे होगी? ये है कि ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे होते बरतानिया में हैं, लेकिन उन्होंने अपने किसी भाई या किसी फैमिली दूसरे मेंबर के नाम पर सरमायाकारी की होती है, तो वो इनडायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी का ही मसला होता है, लेकिन उसके नाम पे नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो किस तरह कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है? तो ये टेक्निकलिटीज है, अगर वो ये भी बता दें तो लोगों का फायदा हो जाएगा जो जिनके इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वसीम अख्तर साहब ज़रा बताइए ना कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, और ये जो अभी इनाम राना साहब कह रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम, यानी अपने तौर पर ये एक लकूना पैदा हो सकता है, उस पर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और ये बंदा कहाँ पर अपीयर होगा, क्या वहाँ पर कोई मुकाम होगा जहाँ पर वो जाकर अपीयर होकर के कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी? जी, इसका जो है सिस्टम हमने ये रखा है कि ऑब्वियसली जितने भी केसेस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। जो कोर्ट में होगा साथ वो हमें हमारे पास भी रजिस्टर्ड करवाएंगे। वो उसकी पूरी पहले जो सारी वेरिफिकेशन की जाएगी, जो आइडेंटिफिकेशन है, एक चीफ जो ऑनरेबल जस्टिस जवाद अहमद खान साहब है, उनका एक डिसीजन है जिसमें उन्होंने बहुत ब्रीफली ओवरसीज़ पाकिस्तानी की डेफिनेशन दी हुई है। तो उसके मुताबिक उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका वीज़ा, उनका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर हम वो केसेस जो हैं कोर्ट्स को आगे सबमिट करेंगे। और जो आगे जो बाहर से जो आइडेंटिफिकेशन है उसके हमने 3 तरीके रखे हैं। एक तो जो एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी, वहाँ से आपको अपना सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा ग्रेड 17+ से ऑफिसर। एक जो ऑब्वियसली नोटराइज जो सिस्टम है वो आप यूज़ कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। एक हमने रखा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सिस्टम, जो है कि आप अपीयर होते हैं लोकल मजिस्ट्रेट के आगे, उसके सामने उसके जो डॉक्यूमेंट हैं या जो भी है अटेस्टेशन करवाते हैं, तो उसके रखने की वजह यह है कि अगर वो कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हैं या कोई जाली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें या कोर्ट में, तो ऑब्वियसली वो बाहर बैठे हैं, तो वो ये ना समझें कि वो इससे निकल जाएंगे, उनको उनके मुल्क में भी सजा हो सकती है। यही स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने आप करते हैं कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स अटेस्टेड करवा के भेजा है, तो उस मुल्क में भी अगर यूके से करवाते हैं तो वो अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट रॉन्ग है, तो वहां भी उसको ऑब्वियसली सजा हो जाती है। तो उसके साथ ऑब्वियसली पासपोर्ट हम चेक करेंगे। हमारा एक सिस्टम होगा कि हम जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, उनका पासपोर्ट, उनका ID कार्ड, उनका जो वीजा है, वर्क वीजा है, ये सारे डॉक्यूमेंट एक पूरी फाइल जो है हम केस के साथ मूव करेंगे जो कोर्ट में जाएगी। और कोर्ट ऑब्वियसली फिर कोर्ट के आगे ऑलरेडी पड़े होंगे वो सारे पासपोर्ट वगैरह, जो भी हो, जिस बंदे को ऑनलाइन अगर वो लेते हैं उसको, तो पासपोर्ट ऑलरेडी उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सामने पड़ी होगी। ठीक है, चलें इसका जवाब एक तो क्या ये सेटिस्फाई हुए इनाम राना साहब? नहीं, उनसे तो मैं बाद में पूछता हूं, लेकिन एक मेरा सवाल भी है इसमें, और वो ये कि ये बताइए इसमें एक तो ये कि क्या सिविल और फौजदारी मुकदमात के लिए एक ही अदालतें होंगी? सिविल मुकदमात भी यहीं पर चलेंगे और फौजदारी भी? और दूसरा ये कि इन अदालतों के जो फैसले होंगे जो 6 महीने में आने हैं, इसके खिलाफ हम अपील कहां पर कर सकेंगे? यानी कोई शख्स अपील पे कहां जा सकेगा? और अगर अपील में उन्हीं अदालतों में जाएगा जो पहले से मौजूद अदालतें हैं, तो वहां पर अगेन डिले का एक प्रॉब्लम मौजूद है, तो बात तो घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी। तो क्या स्पेशल कोर्ट के फैसलों की अपील भी स्पेशल कोर्ट्स ही में होगी?
जी मैं एक तो थोड़ी सी जो हमारी जो लेजिस्लेशन जो हमने करवाई है, जो हमने उसमें है, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। और ऑब्वियसली ये इसके रूल्स वगैरह सारे हैं जो जुडिशरी साइड से किए जाने हैं, जो चीफ जस्टिस साहब की टीम होगी वो सारे करेंगे। वो ये जब ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा उसके बाद रूल सबमिट करे जाएंगे। लेकिन हमने किया क्या है कि ऑब्वियसली सिर्फ ये जो सिविल मैटर्स हैं वो सारे डील किए जाएंगे। नॉर्मल जो सिविल कोर्ट है उसमें आप पहले जाएंगे। हमने वो टाइम फ्रेम कम कर दिया है, दावे का जवाब दावे का जो 1.5 माह का टाइम था हमने घटा के 1 माह कर दिया, 3 वीक्स कर दिया है। और उसकी जो अपील है हमने वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास कर दी है। तो ये जो सिविल कोर्ट का फैसला और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ये यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। नजरसानी के लिए आप जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये फास्ट ट्रैक करने के लिए इनिशियली ये सारी चीजें सेट की गई हैं। और मजीद जो रूल्स हैं इसके, ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको 6 माह के अंदर अंदर करना है। तो जब ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा उसके बाद रूल्स इसके सारे सेट और जब ये अपील में जाएगा हाई कोर्ट में मामला, तो उस वक्त भी वीडियो लिंक के जरिए अपील इसकी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास होगी। डिस्ट्रिक्ट में ही अपील होगी। सिविल कोर्ट के बाद इसकी अपील जो हमने रखी है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास रखी है। और नजरसानी जो है वो ऑब्वियसली ऊपर हाई कोर्ट का इख्तियार होता है। जी नजरसानी, चले नजरसानी की मैं कह रहा हूं कि नजरसानी जब हाई कोर्ट में जाएगा नजरसानी के लिए, तो फिर क्या वीडियो लिंक पे होगा? उसका भी मैं बताता हूं। हाँ जी, हाँ, उसका भी मैं बताता हूं कि नजरसानी अगर हाई कोर्ट में भी केस जाता है तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी सेल बना हुआ है, जिसको चीफ जस्टिस साहब, उसकी बकायदा एक प्रॉपर वेबसाइट है जहां पे आप डायरेक्ट भी केसेस भेज सकते हैं। और आगे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने 3 जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको नॉमिनेट किया हुआ है जो ओवरसीज के केसेस सुनते हैं और वो फास्ट ट्रैक पे हल करते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में जाएं तो हमारे पास इस वक्त हाई कोर्ट्स में टोटल पंजाब के टोटल ऑलमोस्ट को 18 हैं या 17 केसेस पेंडिंग हैं, बाकी सारे डिसाइड हो गए हैं। वहां क्योंकि बहुत कम केसेस पहुंचते हैं, वहां ऑलरेडी जो सिस्टम इंप्लीमेंट है वो काफी फास्ट है, क्योंकि 3 जजेस ऑलरेडी नॉमिनेट हुए हैं हाई कोर्ट्स के जो ओवरसीज के केसेस सुनते हैं और ऑब्वियसली उसको चीफ जस्टिस साहब मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो असल इशू जो था वो डिस्ट्रिक्ट में था। डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सारा सेटअप जो है इंशाल्लाह इस ऑर्डिनेंस के बाद बहुत तेज हो जाएगा। चलें, बैरिस्टर असलम शेख साहब जो है वो सारी बातें खामोशी से सुन रहे हैं, जरा उनका रद्दअमल ले लें, फिर मैं इनाम राना साहब के पास जाता हूँ। बैरिस्टर साहब, ये अदालतें कायम हो गई हैं, खुसूसी अदालतें कायम हो रही हैं, इसकी मंजूरी हो गई है, आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये कायम भी हो जाएंगी। आप कैसे देख रहे हैं इसकी? हम कुछ टेक्निकलिटीज़ पे भी बात कर रहे थे, आपकी के कुछ सवालात हैं, आपका कुछ तबसरा है, आपकी रिजर्वेशंस हैं, कैसे देखते हैं आप? ये सारा मामला जो ना अभी तक जो है ना टोटल ये आप समझ लें कि वाज़ेह नहीं है। इन्होंने वसीम अख्तर साहब ने ये कहा कि ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया है। जब पार्लियामेंट इन सेशन हो, पंजाब असम्बली इन सेशन है, ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है? ऑर्डिनेंस की हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ वकील साहब सामने हमारे हैं, इनाम राना साहब, वो जानते हैं, मुझे पता है। ऑर्डिनेंस की जो टोटल मियाद है वो 120 दिन है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इनको क्या ज़रूरत चीज़ को टेम्परेरी लेजिस्लेशन लाने की, जबकि ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, परमानेंट लेजिस्लेशन लेकर आए हैं उसके ऊपर। अगर मुझे जवाब मैं आता हूँ आपके पास, उसके अंदर सारी जो है उसके पोन्स एंड क्रोन सारे सामने आए हैं, उसके बाद ये मामला चले। रिसेंटली इन्होंने अभी जजमेंट का हवाला दिया है जस्टिस जवाद हसन साहब की। जवाद हसन साहब ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं है कि वो किसी लोकल पाकिस्तानी के ऊपर अपने केस को स्पीडी करवाएं, अनटिल अनलेस कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस या उनकी कोई टिकट का मसला है, वो यहाँ आए हुए हैं तो जाना केस किसी वजह से सुना जा सकता है। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की लैंडमार्क जजमेंट है, जिन्होंने पिछला जो सारा इनका कानून था उन्होंने सारा समेट के उनको वापस भेज दिया था कि ये जिस तरह चाह रहे हैं बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चलाना, वो नहीं चलेगा। अब भी सूरत हाल यही है। इससे पहले एक और जजमेंट जस्टिस शाहिद करीम साहब ने दी है जिसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर इनाम राना साहब उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि स्पीडी ट्रायल के लिए जो हमारा मौजूदा सिविल का ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता दीवानी, उसके अंदर अगर आप इजाजत दे तो पहले बैरिस्टर असलम शेख साहब की बात मुकम्मल कर लें सर, फिर
सर उनकी बात मुकम्मल कर लें, फिर आप इनाम राना साहब की बात का बाद में जवाब दे दीजिएगा। बैरिस्टर असलम शेख साहब अपनी बात जरा मुकम्मल कर लें, इजाज़त दीजिएगा। वसीम जी अख्तर साहब। मैं आंसर कर दूं जी, मेरे जो ऑनरेबल भाई जिन्होंने जो ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम बैरिस्टर असलम की शेख साहब जी। गई, सारे स्पीडी मामलात को चलाया गया। जी सर, मुझे अगर ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम की गई, नया ऑर्डिनेंस नया कानून लाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये चलिए सारे वसीम अख्तर मामलात साहब को जरा जो बाकी आम मेहमानों की अदालतों भी में जो हैं ये जी जल्दी सही है, जरा आप नोट कर लेना सर, जरा सबके सवालों का लाया जवाब दीजिएगा बैरिस्टर असलम शेख साहब। उसके ऊपर जस्टिस शाहिद करीम साहब ठीक है, ने 2 हफ्ते हुए हैं, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ये सारे जो मामलात हैं उसके अंदर आप देखें कितना बड़ा पार्लियामेंट के अंदर सारी अक्सरियत। अब मैं नेशनल लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं कि नेशनल असेंबली ने वो जो सारे मामलात थे वो सिंगल हैंडेड डील किए, ना उनकी कायमा कमेटीज में गए, वो कवानीन वो सारे उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिए, वो सारे हेल्ड हो गया है। तो मुझे बड़ी रिजर्वेशन हैं, मेरी पहले भी अदब के साथ रिजर्वेशन थी कि ये सारे मामलात जब ये करते हैं ये अखबारी इश्तिहारी मामलात हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, मेरे पास ये कह रहे हैं 17 केसेस पड़े हुए हैं। 17 केसेस तो मेरे ख्याल मेरे टेबल के ऊपर कोई 25 केस पड़े हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के, जो अभी तक बिल्कुल डिसाइड नहीं हो रहे। उनका ये नहीं पता ये जाना कहाँ है, उनका ये नहीं पता कि ये फाइल कैसे होने हैं, इनको करना क्या है। जो ओवरसीज बेंचेस बनाए गए हैं फिलहाल वो सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, ऑन ग्राउंड इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अवान साहब इसके गवाह हैं, रोज शिकायतें हम आपस में शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो अवाम को ये चूना ना लगाया जाए। मेरी इनसे अदब से दरख्वास्त है कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल को काम करना है तो उसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन मंजूर करवा कानून पास करवाया जाए। ऑर्डिनेंस का आर्जी सहारा लेकर अखबार में खबर तो लग जाएगी, इनकी वाह भी हो जाएगी, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले भी ज़लील ख्वार हो रहे थे, अब भी होंगे। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनाम राना साहब करते हैं और आपके सवालों का जवाब भी वसीम अख्तर साहब से लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इनाम राना साहब, आपकी जो आपका सवाल था आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, उसका तो तफसीली जवाब दिया वसीम अख्तर साहब ने। तो आपके ख्याल में मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर, और या कोई और आपके ज़हन में सवाल है? अब कैसे आप देख रहे हैं? मुझे यकीन है जी वसीम साहब और उनकी टीम ने उसके ऊपर बड़ा गौर फिक्र किया होगा। मुझे एक क्योंकि आप इस शायद मेरे बाद वसीम साहब से ही सवालों के जवाब ले रहे होंगे, तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो मेरे भी 1-2 सवालात के जवाब दे दें। उनकी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने वेरिफिकेशन के तरीके में पासपोर्ट और वीज़ास का जिक्र किया। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास अभी कोई प्रॉपर वीज़ा नहीं है और वो हो सकता है किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो गए हों। तो क्या अगर वीज़ा ना हुआ तो उनको इससे महरूम रखा जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है इस मामले में कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसी है जो अभी जिनके पास वीज़ा नहीं है या एप्लीकेशन पेंडिंग है या वैसे इलीगल हैं, ओवर स्केल्स हैं। लेकिन अगर वो किसी लिटिगेशन में तो उन बेचारों को क्या बनेगा? मैं देखिए मैं माजरत खा हूँ अगर वसीम साहब को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से कि उनको एक शायद ज़रा बेहतर लीगल टीम की ज़रूरत है। शायद बैरिस्टर असलम शेख जैसे किसी काबिल इंसान की जो दोनों जुरिस्डिक्शंस का प्रैक्टिस, असलम शेख साहब यहाँ पे माशाल्लाह बड़े कामयाब लॉयर रहे हैं, अब पाकिस्तान में बड़ी कामयाब प्रैक्टिस करें। बात ये है और असलम शेख साहब शायद इसके ऊपर मजीद ज़्यादा रोशनी डालेंगे। सर मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि वसीम साहब, एक तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। हम ज़ियाउल हक का माशाल्लाह थोड़ी है कि हदूद ऑर्डिनेंस को लागू कर देंगे। एक पार्लियामेंट सेशन है और आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जैसे शेख साहब ने कहा 120 दिन का उसका टाइम होगा। ठीक है, ये तो सवाल हो गया ना, ऑर्डिनेंस क्यों लाए हैं, इसका जवाब तो लेते हैं हम उनसे। आप उनसे ले, लेकिन चलिए मैं इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं। दूसरी बात, वसीम साहब ने ये बात करते हुए कहा कि जी अपील खत्म हो जाएगी और रिव्यू पिटीशन। सर आपकी आपके अपील राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड कोर्ट्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल कैसे है कि आप अपील राइट को सेशन कोर्ट की हद तक खत्म कर देते हैं। यानी अभी सिविल कोर्ट में होता यह है, आपका एक सिविल केस डिसाइड किया सिविल जज ने, उसके बाद उसके ऊपर आपने अगर एप्लीकेशन डाली है तो सीनियर सिविल जज उसे देखता है, वो रिमांड कर, एडिशनल अथॉरिटी देखता है, वो रिमांड कर देता है,
या वो उसको डिसाइड कर देता है, उसके बाद वो फर्दर अपील के अंदर जाता है। आप वो एपलेट सिस्टम खत्म कैसे कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, और आप सिर्फ पंजाब की हद तक एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं, वो भी ऑर्डिनेंस ला के। यही रुकिएगा सर, मैं इसका जवाब ले लूं जरा वसीम अख्तर साहब से। ईपीसी के अंदर कोई चेंज, मैं सर ये 2-3 सवाल जमा हो गए ना, वरना वो सारे मिक्स हो जाएंगे। जी जरूर। सही है वसीम अख्तर साहब, ये 2-3 चीजें, एक तो ये अपील के हक की बात कर रहे हैं, इनाम राना साहब इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, ये सवाल आया। और फिर तीसरा सवाल ये कि वीजा ना हुआ तो क्या उस शख्स को इंसाफ से महरूम रखा जाए, या ये वो क्या पाकिस्तानी अदालत में नहीं आ सकेगा अगर उसके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए वीजा मौजूद ना हुआ? तो क्या कहेंगे जी? जी, एक तो मैं ऑब्वियसली तीनों ही ये क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है, मैं एक एक करके इनका आंसर देता हूँ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे दोनों भाई बहुत ही बड़े कानूनदान हैं, वकला हैं, तो मैं वकील नहीं हूँ, ना मैं कानूनदान हूँ। मैं एक अदारे को हेड कर रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी अपनी एक लीगल टीम है नीचे, ये उस सारे मामला देखती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कानूनी तौर पे उनका सिस्टम होता है या बयान करना होता है, शायद मेरा उतना नॉलेज नहीं है। तो इनको एटलीस्ट जो मैं एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों को, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं ओवरसीज़ की रिलीफ के लिए मैंने हाल कोशिश। दूसरा जो बात है, मुझे एक दूसरा जो ऑर्डिनेंस का है, असल में जो हमने पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की लेजिस्लेशन करवाई है, वो भी हमने पहले ऑर्डिनेंस करवाया था। उसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से असम्बली के सेशन जो हैं वो डिले थे। अभी फिर वो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सारे ऑफिसेज हाफ स्टाफ पे काम कर रहे हैं 4th वेव की वजह से। तो ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये एक लेजिस्लेटिव कमेटी और कैबिनेट कमेटी के अप्रूव होने के बाद ये ऑर्डिनेंस होना है। फिर हमारे पास 6 माह होते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर हम उसको असम्बली से प्रूव करवा लेते हैं। और ये जो पहला हमने लेजिस्लेशन कराई थी हमारी दिसंबर में हुई थी, तो वो हमने इन टाइम जो असम्बली से अप्रूव करवा ली थी, लेकिन क्योंकि ऑर्डिनेंस फौरी इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये एक सिस्टम को तेज करने के लिए कि कोरोना की वजह से जो क्राइसिस चल रहे हैं, असम्बली में ये डिले हो सकता है, 3 माह ना सेशन हो, हम 3 माह बैठे रहें, तो जिस रोज ये ऑर्डिनेंस साइन होगा उस रोज से ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और फिर हमारे पास ऑब्वियसली 6 माह हैं हमारी, मतलब कि ऑलरेडी ये सीएम साहब ने अप्रूव किया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब की जो है। मैं एक आपको खुशहाइन बात बताऊं कि इस मुल्क की जो गवर्नमेंट और इस मुल्क की जो जुडिशरी किस हद तक सीरियस है ओवरसीज के लिए, कि जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जिस दिन उन्होंने हलफ लिया है उससे अगले दिन उन्होंने कमर्शियल कोर्ट्स की मीटिंग रखी, जो सारी ऑब्वियसली कमर्शियल कोर्ट्स में भी पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इन्वॉल्व हैं, और उससे डे आफ्टर ओवरसीज कोर्ट्स की मीटिंग रखी। तो उनकी प्रायोरिटी आप चेक कर सकते हैं कि ओवरसीज को वो रिलीफ देने के लिए कितनी उनकी प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऑब्वियसली ये जितना भी ये मसवदा बना है, ये इसमें 3 स्टेजेस, 3 चीफ जस्टिस साहबान की टीमें इन्वॉल्व रही हैं। हमें टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने में, उन्हें कन्विंस करना या उनसे ये कोर्ट्स की परमिशन करवाना ऑब्वियसली एक छोटा काम नहीं था। और फिर ऑब्वियसली जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो और उनकी टीम पूरी ऑल द वे इसमें इन्वॉल्व थी, और मसवदे की समरी उन्होंने अप्रूव करके भेजी है। जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मेरी एक से बात हुई है इस पे, एवरीवन जो है वो कमिटेड है कि हमने इंशाल्लाह, जो ऑब्वियसली फिर जो हमारे राजा बशारत साहब हैं, वजीर कानून हैं, हमारी सारी गवर्नमेंट मुत्तफिक है इस चीज़ पे कि ओवरसीज को रिलीफ देनी है, और इसके लिए हमने जो भी हमसे हो सका, जो बेहतरी हो सकती है वो करेंगे। और इसी तरह हमारी जो जुडिशरी है, मैं इन्होंने कहा कि जस्टिस जवाद साहब का इन्होंने रेफरेंस दिया, जस्टिस जवाद साहब के कुछ जो केसेस हैं ये अभी खोले, ओवरसीज पाकिस्तानी सेल जो है उसकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं, जो उन्होंने ओवरसीज के केसेस के फैसले दिए हैं, और उधर ये फैसला भी लगा हुआ है जो उन्होंने ओवरसीज के केसेस के लिए डेफिनेशन दी है, उनके लेटेस्ट डिसीजन है। और जस्टिस जवाद साहब, मैं एक मिनट मुझे खत्म करने दे, मुझे खत्म करने दे भाई, मैंने आपके सारे सवाल लिए, मुझे खत्म करने दे, मुकम्मल कर लें सर। फिर इसके बाद मतलब कि ओवरसीज के केसेस के सीरियसनेस की ये देखें कि जस्टिस शमीम साहब खुद जो है 6 कंट्रीज उन्होंने अपनी टीम के साथ, जिसमें जस्टिस जवाद साहब भी थे, जस्टिस कासम साहब जो साहब का चीफ जस्टिस हुए हैं वो भी थे, रजिस्ट्रार, डीजी, सबको लेके एम्बेसीज में प्रोग्राम रख के वो सारी जाके प्रेजेंटेशन दी अपनी वो सेल की कि ये ओवरसीज के लिए हमने ये सेल बनाया है, हम ओवरसीज की अहमियत समझते हैं। तो इस चीज को एक तो मेरे सब भाइयों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक ऑर्डिनेंस का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक इशू था जो वीजा ना हो तो क्या करेगा कोई, लॉ की या रूल्स की चीजें,
हाँ, वीजा मैं इसमें देखें जी, हम जो हैं कानून के पाबंद हैं। जो कानून ने एक तरीका तय कर दिया है ओवरसीज का, हम उसी को डील कर सकेंगे। जस्टिस जवाद साहब ने जो अपनी डिसीजन दिया है वो ओवरसीज पाकिस्तानी सेल की वेबसाइट पे है, मेरे सारे कानूनदान भाई उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने आपको मतलब के तो कानून तो आपने बनाया ना सर, कानून बनाते हुए तो जाहिर है बहुत सारे पहलुओं का आपने ख्याल रखा होगा। चलें सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोई चीजें भी हैं और जाहिर है हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो ये खबर देखकर उनके जहनों में बहुत से सवाल पैदा हो रहे होंगे और वो सवाल जो हैं वो पूछते हैं गुलाम हुसैन अवान साहब से। अब गुलाम हुसैन अवान साहब उन लोगों के सवाल आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं जी। प्रोग्राम में बड़ा अहम फैसला हुआ है, ऑर्डिनेंस आया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। जो कोर्ट्स हैं, खुसूसी कोर्ट्स वो बनाई गई हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बड़ी तफसील से डिस्कशन और वसीम अख्तर साहब के आपने जवाबात सुने। आपके ख्याल में तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो सवालात हैं वो एड्रेस हो गए हैं या कोई बाकी हैं अभी? मैं पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने इतना वैसे पॉजिटिव प्रोग्राम पहले कभी नहीं किया, और मैं तो खुद बजाते खुद भी बहुत खुश हूँ कि ये जो ओवरसीज कोर्ट्स ये जो बनाई गई हैं, और मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट अच्छे जरूर निकलेंगे। बकाया जो हमारे सोलिसिटर इनाम राना साहब हैं और असम शेख साहब जो टेक्निकलिटीज बात कर रही हैं वो भी अपनी जगह पे बातें क्वेश्चंस हैं उनके। जिस तरह अपना वसीम अख्तर साहब ने कहा कि ये मैं कुछ तो कर रहा हूँ, बिल्कुल ये कर रहे हैं, और मैं जब से ये आए हैं उस वक्त से ये एफर्ट कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर दें भाई, कोई और खबर सुनाते थे कि मैंने ये वाला कर दें आप। हाँ जी, कि ये वाला बिल्कुल कि ये वाला हमने जो है वो ऑर्डिनेंस मंजूर करवा लिया, फिर कई कानून साजी इन्होंने इस हवाले से चेंजेस करवाई, लेकिन ये वाली जो इन्होंने ऑर्डिनेंस किया मेरा ख्याल है ये सब चीज़ों पर भारी है, ये वाला जो इन्होंने काम कराया है। और अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की और जो टेक्निकलिटीज़ की बात है, ये इन्हें जो भी ओवरसीज़ के केसेस, जैसे असम शेख साहब हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस बहुत ज़्यादा डील करते हैं, इनाम राना साहब भी करते हैं, और भी हमारे वकील दोस्त हैं बरतानिया में, हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, राशिद असलम और भी हैं। ये सारे ओवरसीज़ की केसेस करती हैं। इनको चाहिए कि चाहे ऑनलाइन सेशन इन वकीलों के साथ रखें, इनसे पूछें कि हमें ये ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, अब हमें इस पे मजीद बेहतरी के लिए मजीद हमें कौन सी ऐसी हर्डल्स जो आ सकती हैं वो हमें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम फैसिलिटेशन करने को तैयार हैं, और उससे ये होगा कि ये जो जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं अगर वो भी एड्रेस हो जाएं, और ओवरसीज पाकिस्तानी, जैसा कि मैंने बताया, जैसे इनाम राना साहब ने कहा, ये बहुत वैलिड सवाल है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिन हैं तो वो पाकिस्तानी लेकिन उनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके बारे में वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि वो इस दायरे में नहीं आते, ये फैसिलिटी वो नहीं ले सकेंगे, वो ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं हम कानून के पाबंद हैं। बैरिस्टर असलम शेख साहब, उनकी जजमेंट का बैरिस्टर असलम शेख साहब क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर देखिए ये एक क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, वो ये हमें राइट देता है कि हमें किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जाएगा। उसके वीज़े का इशू जो है वो बरतानिया में है, वो बरतानवी गवर्नमेंट जाने, बरतानवी होम ऑफिस जाने और वो शख्स जाने। उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, प्रॉपर्टी राइट आर्टिकल 35 पाकिस्तान का उसको ये गारंटी देता है कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो महफूज रहेगी, उसकी शख्सियत महफूज रहेगी, उसकी जो फैमिली है उसको आर्टिकल 25 जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इनको वो अपने पाकिस्तानियों को मद्देनजर रख के उसके अंदर लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी। इनको बरतानवी वीजे से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जैसे जवाद साहब ने भी अपनी एक जजमेंट में ये कहा है कि जो शख्स 180 दिन के ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहता है उसको ओवरसीज कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने वीजे की कोई कंडीशन नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना वक्त कम गुजार रहा है, वो किसी वजह से जा सकता है। वीजा हर मुल्क में जरूरी भी नहीं है। इस वक्त भी ऐसे काफी मुल्क हैं जो पाकिस्तान के लिए वीजा जिनको रिक्वायर नहीं है, आप सिर्फ पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीजे की कंडीशन जो है ये ओवरसीज कमीशन को नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, चलें वसीम अख्तर साहब से इसका जवाब ले लें। सर वसीम अख्तर साहब, आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कानून साजी में कैसे छो गए? जी वसीम अख्तर साहब, जी उसका ये होता है ना कि फिर जब ये कवानीन जब अदालत में आते हैं तो वो स्ट्रक डाउन हो जाते हैं। मुझे एक मिनट दें,
वो है ना मैंने जी। पहले भी कहा है कि मेरे भाई कानूनदान है। ऑब्वियसली मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं मतलब कि इतनी कानून की किताबें नहीं पढ़ा हुआ। मैं जो जनरल चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप किसी रोज मेरे ये साथ तो सर मेरे जो कानून से डॉक्टर लीगल हैं, उनको बुनियादी साथ बात है लेके वीजे के हवाले से प्रोग्राम कर सकते जी। हैं। मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं कि वीजा इज वन ऑफ ऑप्शन। ये सारा नहीं है कि हर सूरत वीजा ही, मतलब कि आपने वो पूछा था कि कौन कौन से तरीके हैं जहां से वेरीफाई आप करेंगे, तो वीजा इज वन ऑफ देम ऑप्शंस। ऑब्वियसली हमने जाना उसी पासपोर्ट भी हो decision सकता है। के तहत है जो जस्टिस जवाद साहब ने किया हुआ है, जो मेरे भाई ने भी बयान किया हुआ है, उसी की रहनुमाई में हमने सारी चीजें जो आगे लेके जानी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें जी, कोई इसमें होगा आखिरी पॉइंट अगर आप इनाम राना साहब कहना चाहते हैं। असद साहब इसमें होता असद साहब इसमें होता यह है कि जब इस किस्म के लकूने मेन कवानीन में रह जाएं तो फिर वो जैसे ही अदालत में जाते हैं चैलेंज होते हैं। आप ये ना देखें कि आप ओवरसीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी शख्स खड़ा होगा जो उसके मुकाबले में होगा। हमें ये भी प्रजम्पशन नहीं रखनी चाहिए कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी वो सच्चाई पर होगा, उसका केस दुरुस्त होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुकाबले में जो पाकिस्तानी सर मुझे सिर्फ एक मिनट चाहिए। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, आप सबके गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, लेकिन इसमें मजीद अमेंडमेंट लाकर या कोई जो लकूनास है या मजीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके लिए और के वसीम अख्तर साहब ने सजेशंस ली भी होंगी, ले भी रहे होंगे, और इसमें अगर कोई खामी कमजोरी है या इसको बेहतर किया जा सकता है तो वो किया जा सकेगा। आखिरी बात मुझे वसीम अख्तर साहब ये बता दें कि कितने अरसे में आप ग्राउंड पर इन अदालतों को वर्किंग करता हुआ देखते हैं? मुख्तसर जवाब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। ये जो मैक्सिमम है, होपफुली कि विद इन 2 months एवरीथिंग हम इसको ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, बैरिस्टर असलम शेख साहब, सोलिसिटर इनाम राना साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।